हाँ नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है किस पे, मेडिवल इंडिया पे। ठीक है, जिसमें हमने प्रोफेट मोहम्मद और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाया था। इस क्लास में हम उ, उसके मोहम्मद गजनी के बाद हम मोहम्मद गौरी का इस क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी से स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि ये जो मुस्लिम शासक जो इंडिया में आते थे, उनका जो पहले जो मेन लक्ष्य था क्या था? धन को लूटना। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनी कहाँ लूटे थे? बताइए आप लोग जो पिछले क्लास देखे होंगे, बताइए। इस पर कमेंट किया जाएगा कि मोहम्मद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था। ठीक है। ऑप्शन सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। दूसरा काशी विश्वनाथ, तीसरा आपका साउथ का टेम्पल ले लीजिए, चौथा पुरी। ठीक है। इसमें बताइए कि मोहम्मद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था। आप कमेंट कीजिएगा सेक्शन में। अब आइए मोहम्मद गौरी के बारे में हम कुछ पढ़ लें। देखिए, तो मोहम्मद गौरी पहले ये पूछता है, ये जो भी पढ़ा रहे हैं ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा गया है या चांसेस है पूछने का। ठीक है। तो पूछता है कि मोहम्मद गजनी किस डायनेस्टी का था। तो याद रखिएगा इसको जरूर कि मोहम्मद गजनी था संसबानी डायनेस्टी का था। किसका था? संसबानी। ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि कोई भी बोलते हैं राजा तो उसके माता पिता या किस डायनेस्टी का था या किस वंश का था, क्योंकि पहले वंश को ना बहुत ध्यान से देखा जाता था। अभी भी देखते हैं जब शादी ब्याह होता है तो अगर अरेंज मैरिज होता है तो कास्ट कितना फैक्टर मैटर करता है। अरे इस जात का, इवन ब्राह्मण में भी देखा जाता है कि ब्राह्मण कितने प्रकार का होता है, 13 वाला या 3 वाला है। उसी तरह से जब ये किस डायनेस्टी का, ये पूरा ध्यान रखा जाता था, इसीलिए डायनेस्टी संसबानी डायनेस्टी का था। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद जो गजनी था पहला तुर्क शासक था जो कि इंडिया पे अटैक किया था। लेकिन ये मोहम्मद गौरी क्या है? दूसरा तुर्क था। देखिए, पहला दूसरा का ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा जब कोई प्राइज भी होता है तो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज होता है, उससे ज्यादा तो फिर रखता नहीं है। उसी तरह से पहला तुर्क मोहम्मद गजनी और दूसरा तुर्क मोहम्मद गौरी। ठीक है। अब देखिए उसका जो पहला जो अटैक था ना, ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा मुल्तान, फिर से मुल्तान आ गया। कल हम सुल्तान की बात किए थे, इस बार मुल्तान। अभी क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में सहवाग को क्या कहा जाता था? मुल्तान का सुल्तान। क्यों? क्योंकि वो मुल्तान में ही 300 से ज्यादा रन बनाया था। तो यही मुल्तान फर्स्ट अटैक मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। मुल्तान के विरुद्ध पहला कब किया था? तो 1175 ईस्वी में किया था। ये मुल्तान जो है प्लेस है और उसको ध्यान रखिएगा। आप इंडिया मैप में जरूर देखिएगा कि मुल्तान कहाँ पे है। दूसरा अटैक कहाँ किया था? तो दूसरा अटैक पाटन में। दूसरा अटैक किस लिए इंपॉर्टेंट है? दूसरा अटैक प्लेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दूसरा बार जब मोहम्मद गौरी अटैक किया था ना तो वो बुरी तरह से पराजित हो गया था। और उसको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हम इंडिया के रूलर से पराजित हो जाएंगे, वो भी इतना जल्दी। क्योंकि एक युद्ध तो वो जीत चुका था मुल्तान में, तो इसलिए वो लगा था ये भी जीत जाएंगे। लेकिन दूसरा में उसको करारी हार का सामना करा। जैसे कैसे इंडिया पाकिस्तान में मैच होता है, कहता है करारी शिकस्त मिली, तो इसको करारी शिकस्त मिली थी। और हराने वाला कौन था? तो ये भीम टू था। भीम टू कहाँ का शासक था? तो पाटन गुजरात का, चालुक्य वंश जिसको कहते हैं। ठीक है। ये महाभारत वाले भीम नहीं है। ठीक है, ये भीम टू दूसरा है। पहला अटैक कहाँ? 1175 में। बताइए किस प्लेस पे? मुल्तान। दूसरा कहाँ? पाटन के गुजरात में। किसने हराया? भीम टू ने हराया। किसको हराया? तो मोहम्मद गौरी को हराया। समझ रहे हो ना? हाँ सही है, गुड। हाँ तो अब देखिए, मेन गौरी को याद किया जाता है ना, इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुने होंगे, और एक फेमस उस पर है कविता कि मत चूको चौहान वाला, 2.5 गज करके है, कि चौहान को कहा जाता है। हालांकि इसको मैथोलॉजी भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते नहीं, ये सही था कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया था और मोहम्मद गौरी सामने था। तो पीछे से इशारा किया और एक कविता पढ़े कि 2 गज कितना फुट, इतना सामने खड़ा है यहाँ। तो हम क्या किए थे? पृथ्वीराज चौहान जिनको अंधा कर दिया गया तो उन्होंने तीर से क्या या भाला से मारा और वो डायरेक्ट वहां पर लग गया था। ठीक है। तो ये उनकी कहा जाता था कि वो इतने तीरबाजी और भाला में आगे थे पृथ्वीराज चौहान, इसीलिए कहा जाता था वीर हो तो महाराणा प्रताप की तरह ये चौहान पृथ्वीराज चौहान की तरह। तो वही पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है। तो इसीलिए गौरी को याद किया जाता है पृथ्वीराज चौहान के कारण। इसीलिए कौन सा युद्ध? तराई का 3 युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है।
क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई हुई थी ये तराई में ही हुई थी। तराई का प्रथम युद्ध, ये देखिए ये तीनों याद रखिएगा पॉइंट। तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ठीक है। और जीता कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान। पहला लड़ाई किया था तो फिर गौरी हार गया था, लेकिन जब ये दूसरा लड़ाई हुआ जस्ट 1 साल बाद फिर लड़ा तो उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का हारने का कारण था कि उन्हें एक तरह से वो हो गया था कि सर हम तो गौरी के साथ एक युद्ध जीत चुके हैं, और कहा जाता है वो भोग विलास में ज्यादा रम गए थे, अपने सेना पर ध्यान न दे पाए, जिस कारण वो सेना पर ना ध्यान दिए तो नीचे वाला नहीं कहते हैं जब किसान न ध्यान देता है तो बैल भी ध्यान नहीं देता है। तो इसी तरह जब राजा ने ध्यान दिया तो सेना भी ध्यान नहीं दिया, तो जब सेना नहीं ध्यान देगा तो युद्ध कैसे जीतेंगे? जिस तरह से किसान ध्यान नहीं देगा तो अनाज कैसे उपजेगा? तो वही खेल यहाँ पे हुआ था। तो तराई का दूसरा युद्ध या तो आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास के कारण हार गए थे, या भोग विलासता के कारण हार गए थे, मतलब वो सजग प्रहरी नहीं रह पाए थे, और जिसके कारण मोहम्मद गौरी ने 1192 में चौहान को जीत लिया, और इसमें गौरी की विजयी हुई, ठीक है। जब यह हुआ तो उस समय उनको बंदी बना लिया गया तथा उनके आंख को फोड़ दिया गया, जो कि हम अभी घटना आपको बता चुके हैं। और तीसरा युद्ध फिर हुआ। तीसरा युद्ध हुआ किसके बीच में? जयचंद। हाँ देखिए जयचंद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जयचंद राजस्थान तरफ का, ठीक है। हालांकि जयचंद को यह भी विभीषण से भी तुलना की जाती है, इसलिए की जाती है क्योंकि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। हालांकि इसके पीछे एक कहानी भी है, जो कि हम जब आपको राजपूत शासन पढ़ाएंगे ना तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि जयचंद की जो पुत्री थी वो स्वयंवर रचा गया था, और स्वयंवर जब रचा गया था तो उस समय पृथ्वीराज चौहान उस स्वयंवर में आके उनके पुत्री को लेके चले गए थे और शादी कर लिए थे जबरदस्ती। हालांकि कुछ लोग कहते हैं ये एक प्रेम विवाह भी था, लेकिन असलियत तो अब इतिहासकार ही जानते होंगे। आप ये मानिए कि जयचंद के पुत्री को ले चल जाने के कारण जयचंद भी बहुत गुस्सा था, और उसने सोचा था हर हाल में मैं पृथ्वीराज चौहान से बदला लूंगा, क्योंकि ये उनकी इज्जत के सवाल हो गई थी। और इसी कारण तराई मतलब तराई का तीसरा युद्ध में जो हुआ था ना, जयचंद जो था दूसरा युद्ध में भी और तीसरा युद्ध में भी, ठीक है, कभी भी चौहान को सपोर्ट नहीं किया था। हालांकि चौहान तो दूसरे युद्ध में हार गए थे, तो चौहान के हारने के कारण एक बहुत बड़ा रीजन जयचंद था, क्योंकि जयचंद साथ नहीं दिया था और अपोजिट हो गया था, जो कि मोहम्मद गौरी का मौका मिल गया। लेकिन वो भूल गया कि जिस मोहम्मद गौरी का उसने सपोर्ट किया था वही मोहम्मद गौरी ने फिर जयचंद पर भी आक्रमण कर दिया था। लेकिन कब आक्रमण किया था? तो 1194 ईस्वी में किया, और उसमें कौन जीता? तो गौरी ही जीतेगा, क्योंकि जयचंद उतना मजबूत शासक था नहीं, ठीक है। अभी भी राजस्थान में जयचंद के बारे में पूछेगा ना तो पूरा हिस्ट्री बता देगा, इतना जयचंद फेमस है। आइए फिर से आपका रिवीजन करवा दें। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसबानी डायनेस्टी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है। वो पहला तुर्क था या दूसरा? वो दूसरा तुर्क था जो भारत पे आक्रमण किया था। पहला अटैक कहाँ किया था? मुल्तान। कब किया था? 1175। दूसरा कब किया था? 1178 में। कहाँ किया था? पाटन के गुजरात में। कौन हारा और कौन जीता? भीम टू जीता और गौरी हार गया। देखिए गौरी से अगर आप सीखना चाहते हैं पॉजिटिव वे में तो ये भी सीख सकते हैं, हाँ खास करके तुमको कह रहे हैं, ये भी सीख सकते हो कि इससे मोहम्मद गौरी बार बार हारने के बाद भी वो आस नहीं छोड़ा और लास्ट में जीत गया। ये एक बहुत बड़े उससे सीख जा सकते हैं, जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर हो किससे कभी भी अपना क्या कहते हैं धैर्य नहीं खोना चाहिए। इस कोरोना में भी जिस तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और प्रधानमंत्री धैर्य नहीं खो रहे हैं, लगातार आश्वासन दे रहे हैं, हालांकि कोरोना के पीक अब घटना भी शुरू हो गए, उसी तरह से मोहम्मद गौरी भी लगातार हारने के बाद भी आशा नहीं खोल रहा था। जबकि वो भीम टू जैसा शासक से हारने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान से लड़ा लिया और उसके बाद भी हार गया था। कब हारा था? तो 1191 में हारा था, लेकिन फिर वो अटैक किया 1192 में और इस बार जीत लहरा कि वो जयचंद के सहायता से जीता कर। और तीसरा युद्ध हुआ 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच और गौरी जीत गया। तो ये तीनों युद्ध को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए उसके बारे में अलग से कुछ चर्चा कर लें जो कि हुआ था। अब देखिए जो जयचंद, ठीक है, जयचंद की कहानी हम राजपूत वंश जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन अब ये हम बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी में पूछता है कि किस जगह पर युद्ध हुआ था। तो ये भटिंडा के लैंड है। ये बताइए भटिंडा कहाँ है, पंजाब में या हरियाणा में? ठीक है, ये बहुत फेमस, आप बताइएगा, नेट पर सर्च करके आप कमेंट कीजिएगा। अब गौरी भी ने सिक्का चलाया था। जब बताइए मोहम्मद गजनी, पिछले क्लास में हमने बोला था कि मोहम्मद गजनी ने सिक्का पर संस्कृत में लिखवाया, तो इसने भी कुछ नया शुरुआत किया। इसने क्या किया, सिक्का पर में एक तरफ लक्ष्मी का चित्र बनवाया,
क्योंकि लक्ष्मी धन की देवी होती है। जब आप देखते होंगे विष्णु पुराण बचपन में, तो विष्णु पुराण में लक्ष्मी माता को ऐसे दिखाता होगा, पैसे गिरे, विष्णु भगवान सोए हुए हैं सैया पर, वो उनकी पैर दबा रही है, दूसरा दिखाया कि लक्ष्मी माता ऐसी है और उनके धन गिर रहे हैं। तो लक्ष्मी का चिन्ह करवाया था किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। तो इसमें कन्फ्लिक्ट करवा देता है, कंफ्यूज करवा देता है कि मोहम्मद गौरी ने करवाया, मोहम्मद गजनी ने करवाया। गजनी ने क्या करवाया था? संस्कृत में लिखवाया था। इसने किस भाषा में लिखवाया? तो अरबी भाषा में लिखवाया। और क्या किया? कलमा। आप मुस्लिम में होता है ना, कलमा लिखवाता है, ठीक है। तो अरबी भाषा में कलमा लिखवाया थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया था? इक्ता सिस्टम भी किया। इक्ता सिस्टम क्या है जानते हैं आप लोग? जैसे देखते होंगे अभी भी गांव में, जिसे अब तो कम गया है, गांव में देखते होंगे जब मजदूर सब खेत में काम करने आता था, तो काम करने के बाद जैसे पहले क्या होता था, पैसा नहीं देता था, क्या होता था? तो अच्छा ठीक है, कितना काम किया है, अच्छा इतना अनाज उपजाया है, ठीक है, तो एक गल्ला दे दो, एक बोरा धान चावल या कुछ गल्ला दे दिया जाता, उसको नगद पैसा नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो वो पैसा ना देके कुछ और चीजें दिया जाता। तो उसी तरह से एकता सिस्टम में जो सेना था, सेनापति था, उतना जो काम करता था ना, तो उन लोग को डायरेक्ट कैश में नहीं दिया जाता। क्या दिया जाता था? उसको जमीन दे दिया जाता, ठीक है, इतना काम करवाया चाहिए, इससे जमीन जीतो, तो चलो इस जमीन अब तुम्हारा होगा, उसके नाम से लिख देता था, अब तुम इस पर काम करो, ठीक है। तो एकता सिस्टम यही था। इसका सेना को जो काम के बदले क्या मिलता था? तो जमीन दिया जाता था, ठीक है। उस जमीन पर काम किया कर सके सेना, उसका उससे जो धन उपजाएगा जो होगा वो अब सेना का होगा, ठीक है, सेनापति का होगा। तो उसी को एकता सिस्टम। एकता सिस्टम मतलब पैसे ना देकर उसके बदले जमीन देना। जिस तरह से जमींदार लोग पैसे ना देके गल्ला देते थे मजदूर को, क्या करते थे? गल्ला के अच्छा 10 किलो चावल दे दिए, धान दे दिए या प्याज दे दिए, कहते हैं जो भी गल्ला उपजता था। अभी हम आगे जब बढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे इस एकता सिस्टम को खत्म किसने किया। क्योंकि जब शासन को सही तरीके से चलाना हो ना, तो पैसे की लेन देन को ना ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। इसीलिए ने मोदी जी ने क्या किया? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में कहा गया है कि 2016 के बाद डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में इंडिया का बहुत तेजी से प्रोग्रेस हुआ, और इसको वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है। क्योंकि जनधन अकाउंट हो गया, आधार हो गया और मोबाइल बैंकिंग हो गया। जब ये तीनों हो गया तो अपना लिंक हो गया, जिसका डिजिटल बैंकिंग बहुत तेजी से बढ़ा है। और आपको पता होगा कि जनधन योजना के तहत 20 करोड़ से ज्यादा अकाउंट हो चुके हैं, 20 करोड़। तो उसी ने इस सिस्टम, जो एकता सिस्टम है, एकता सिस्टम को बदलना अगला गुलाम वंश में बदला गया था, जो हम बाद में बढ़ाएंगे आपको। अब आइए गौरव का दास। ये दास बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि दास का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था, इवन बेटा से भी ज्यादा होता था, और वो राजा के बेटी से भी शादी करता था, ठीक है, कर लेता था। और ये यहाँ पर भी हुआ है। जो गौरी का 2 दास था, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा बख्तियार खिलजी। ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से दोनों कनेक्टेड है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही आगे चल के गुलाम वंश की स्थापना करवाया। कौन सा वंश? गुलाम वंश का। आइए गुलाम वंश, जो कि हम सल्तनत पीरियड के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और दूसरा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी तो बहुत फेमस, खास करके बिहार के बच्चे जरूर जानते होंगे। क्यों? उसने 2 यूनिवर्सिटी को पूरा तहस नहस कर दिया। तो कौन 2 था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी। बताइए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? पटना में, गया में या भागलपुर में? इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम बता देते हैं आंसर। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में है। और नालंदा कहाँ है? नालंदा वही है जहाँ के नीतीश जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये आप समझ गए। आइए फिर से आपको रिवीजन करवा दें, ओके। किस वंश का था? तो संस्वानी दहेज के। कैमा तुर्क था तो दूसरा तुर्क था। पहला अटैक कहाँ किया? मुल्तान के विरुद्ध। दूसरा अटैक कहाँ किया? पाटन में। किसको विरुद्ध किया? भीमटू। भीमटू ने जीत लिया, ठीक है। फिर मेन युद्ध रहा, 3 युद्ध। तराई का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता। तराई का दूसरा युद्ध गौरी जीत गया। तराई का तीसरा युद्ध फिर गौरी जीत गया, ठीक है। आइए पहला कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर हुआ था? जो भटिंडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भटिंडा में। गौरी ने सिक्के जारी किए, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी और दूसरे तरफ कलमा लिखवाए थे अरबी भाषा में, ठीक है। उसने इक्तादारी सिस्टम भी चलवाया था। इक्तादारी सिस्टम क्या होता था? काम के बदले जमीन दिया जाता था सेना को, ठीक है, डायरेक्ट कैश नहीं दिया जाता। गौरी का 2 दास मेन था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ही आगे चल के गुलाम वंश की स्थापना करवाई, और बख्तियार खिलजी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोनों को। देखिए हम पिछले क्लास में जो बताए थे उसके बाद गुलाम वंश के बारे में पढ़ाएंगे। अच्छा ये बताइए, इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता था? सल्तनत पीरियड का जो स्टार्टिंग हुआ उसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता था? गुलाम वंश इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसका जो शासक था
कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। किसका गुलाम था? जो प्रीवियस क्लास में हमने बताया था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? तो मोहम्मद, इसीलिए इसे गुलाम वंश भी कहा जाता था, स्लेव डायनेस्टी। हालांकि इसे गुलाम वंश नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसका कुछ ही शासक था जो कि गुलाम था, बाकी लोग गुलाम वंश नहीं थे। लेकिन अब कहे जाते हैं ना, एक बार जो स्टार्ट हो जाता है वही प्रथा चलते रहता है। जैसे कि पुराने ज़माने में आप लोग देखते होंगे कि कोई विधि विधान स्टार्ट हुआ, अब वो विधि विधान क्यों स्टार्ट हुआ आपको पता नहीं, लेकिन अब उसी नाम से उसको कहा जाता है। जैसे कोई गांव का पहला मुखिया बना, ठीक है, अब गांव का मुखिया बना, बाद में वो विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं था, गांव के लोग उसको मुखिया जी ही कह के बुलाते हैं। उसी तरह गुलाम वंश में सारे लोग गुलाम वंश के नहीं थे गुलाम, लेकिन कुछ ही लोग, लेकिन उसको पूरा वंश को गुलाम वंश ही कहा जाता है, इसलिए याद रखिएगा इसको गुलाम वंश कहा जाता है। तो गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और वो किसका गुलाम था? वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी जो कि पिछले क्लास में हमने बताया था, ठीक है। इसका दो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, कौन कौन था? एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम गुलाम वंश पर आ रहे हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासन किया? इसके शासनकाल बहुत ही कम थे, क्योंकि देखिएगा इसमें और बाबर में एक समानता थी। बाबर का भी शासनकाल ना 1526 से 1530 मात्र 4 वर्ष का था, और इसका भी शासनकाल मात्र 4 वर्ष का ही लगभग था, 12 से, क्योंकि शुरुआत में शासन करना स्टार्ट किया, फिर संभल नहीं पाया, तुरंत उसकी हत्या मतलब मृत्यु हो गई। अब मृत्यु का हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये कितना दिन शासन किया? मात्र 4 साल, 1206 से 1210 का। लेकिन वो जब शासन कर रहा था तो वो लाहौर से ही शासन कर रहा था। लाहौर कहाँ था? वो भी इंडिया का ही पार्ट था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो वो लाहौर से शासन कर रहा था, दिल्ली में अपने राजधानी नहीं बनवाया। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता है क्वेश्चन कि वो शासन कहाँ से कर रहा था। देखिए, जब क्वेश्चन कोई पूछेगा इसलिए पूछता है कि क्योंकि लोग सोचेंगे अच्छा भारत में शासन कर रहा है तो दिल्ली से करता होगा, क्योंकि वो राजधानी थी। लेकिन नहीं, वो दिल्ली से शासन नहीं करके लाहौर से शासन करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों लाहौर से शासन किया? क्योंकि पहला बार वो स्टार्ट किया था, तो दिल्ली में अभी नहीं होता, सेट नहीं कर पाता है। देखते हैं कहीं कहीं दिल्ली का पानी सेट नहीं करता है, तो बगल से सोचता है पहले अपने घर से ही तैयारी करें, वहीं से एग्जाम देने आ जाएंगे। तो वो भी यही सोचा वहीं से शासन करते हैं, जो होगा देख लेंगे, यहाँ भेज देंगे। वो जो था ना, थोड़ा दयालु प्रकार के था, और उतना भी मारपीट हिंसा में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था। जो भी मांगने आया एक बार उनकी बड़ाई कर दिया, और थोड़ा सा बोला कष्ट है तो खुल के दान कर देता था, चाहे तो इसीलिए उसको लक्ष्य बख्श भी कहा जाता है। दान देने की प्रकृति का उसे लक्ष्य बख्श भी कहा जाता है, एक तरह से उपाधि समझ लीजिए। तो ये पूछता है कि लक्ष्य बख्श किससे भी कहा जाता है? गौरी ऐबक या फिर आपको मोहम्मद बिन खिलजी। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। चूंकि ये थोड़ा था क्या कहते हैं दयालु प्रवृत्ति के, तो इसीलिए बहुत सारे राइटर हिस्टोरियन, एक हिस्टोरियन थे मिनहाज, इसको हातिम ताई भी कहते थे। हातिम ताई समझते हैं? पहले कहानी होता था हातिम ताई, आप नंदन चंपक पढ़ते होंगे अगर बचपन में, तो नंदन चंपक में हातिम ताई की बहुत ही कहानी आती थी, ठीक है। तो हातिम ताई सेकेंड की उपाधि से भी इसे नवाजा गया, लक्ष्य बख्श भी कहा गया, हातिम ताई भी कहा गया है, ठीक है। तो अच्छा, उसने कार्य क्या क्या करवाया उसने? देखिए, जब कोई राजा होता है ना, तो राजा को दो चीज के लिए याद किया जाता है। कोई महत्वपूर्ण युद्ध अगर उसने जीता इसलिए, और दूसरा अगर कोई उसने कोई चीज का निर्माण करवाया इसलिए। अब जैसे मोदी जी को किस चीज के लिए याद किया जाएगा? आर्टिकल 370 के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि कश्मीर पिछले 70-75 सालों से हमारा पूर्ण नहीं हो पा रहा था, उसको मोदी जी ने एक तरह से पूर्ण कर दिया 370 को हटा के। तो उनको मोदी जी का जब भी इतिहास पर आ जाएगा तो उसमें कश्मीर की बातें जरूर होगी। दूसरा उनको याद किया जाएगा अयोध्या के लिए, क्योंकि अयोध्या का वो जो मंदिर डिस्प्यूट था बहुत दिनों से चलते आ रहा था, लेकिन ये सॉल्यूशन और सॉल्व इन्हीं के शासनकाल में हुआ। तो उन्होंने कुछ कार्य किए, और ये जो नोटबंदी हुई ये भी याद किया जाएगा। उसी तरह से इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो काम किया उसको भी इसी तरह से याद किया। उसने कुछ काम किया, हाँ याद किया। जो भी दिल्ली गए होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को जरूर उसका बनाया हुआ कार्य को देखे होंगे, अगर घूमने के पर्पज से गए होंगे। उसने कुतुब मीनार का स्टार्टिंग करवाया बनाने, उसने कंप्लीट नहीं करवाया क्योंकि उसके पहले ही मर गया था। तो हालांकि उसके आने वाले शासक ने कंप्लीट किया। तो कुतुब मीनार जब आप दिल्ली आएंगे तो देखेंगे बहुत लंबा सा है, ठीक है। तो कुतुब मीनार का स्टार्टिंग जो फर्स्ट फ्लोर तक जो बनवाया था ना, बेस रखा था ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। देखिए, पहले जमाने में खास करके मुस्लिम रूलर ना कुछ चिन्ह छोड़ के गए हैं। कोई किसी ने ताजमहल बनाया, किसी ने लाल किला करवाया, किसी ने पुराना किला करवाया। तो ये जो देखते हैं ना, खास करके दिल्ली
के चारों एरिया में आप जो शासन काल देखेंगे ना, उसमें मुगलों का, सुल्तान का ना, सल्तनत पीरियड का आपको बहुत सारी चीज़ दिख जाएंगे। आपको बिहार में भी दिखेगा फतेह, ठीक है, तो इसलिए दिखे क्योंकि वहाँ भी शेरशाह का राज था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया। आप देखिए इसका निर्माण हम बात करें तो पूरा की बात कर लें, क्योंकि एक कहानी जब स्टार्ट करते तो क्यों ना उसको पूरा ही कर दे। तो पहले स्टार्ट तो उसने किया, लेकिन उसका 2 फ्लोर और किसने ऐड किया, तो इल्तुतमिश किया, जो कि इसका आने वाला नेक्स्ट रूलर होगा, ठीक है। और उसको पूरा जो कंप्लीट किया फिरोज शाह तुगलक किया, जो कि तुगलक डायनेस्टी से है। ये तीनों याद रखिएगा, क्योंकि पूछ देता है कि कुतुब मीनार जो बना है उसमें किसका किसका हाथ था। फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक का था। और उसने कुछ काम किया, हाँ किया है। आप अजमेर गए होंगे तो अजमेर में देखते होंगे 2.5 दिन का झोपड़ा सुने होंगे। 2.5 दिन ये पूछ देता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, क्या कोई एक प्रकार का झोपड़ी है? नहीं, वो झोपड़ी उपड़ी नहीं है, वो भी मस्जिद है, ठीक है। वो नाम है, एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये बहुत फेमस है अजमेर में, खास करके जो राजस्थान में होंगे वो जरूर गए होंगे, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। दूसरा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनाया, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। तो 3 वर्क था, कौन कौन था? कुतुब मीनार, दूसरा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, और तीसरा 2.5 दिन का झोपड़ा, वो भी एक मस्जिद था। याद रखिएगा वो एक मस्जिद था, वो कोई एक झोपड़ी नहीं था। ये 3 वर्क था। और फिर उसका मृत्यु बहुत जल्दी बताया था आपको हो गया था। वो भी कैसे हुआ था, तो चौगान खेलते हुए घोड़ा से गिर गया था। कभी कभी होता है ना, कहा जाता है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु मतलब तुरंत ना चाहते हुए मृत्यु हो जाना। अभी वो वैसा था नहीं, लेकिन वो मृत्यु हो गया। इसकी कोई हत्या उत्या नहीं की गई थी। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गया था। तो एकाएक वो तैयार नहीं था, मतलब कि एकाएक अकाल मृत्यु होने के कारण जो उत्तराधिकारी बना वो उतना योग्य नहीं था। पहले के जमाने में होता था कि अगर आप योग्य शासक नहीं है तो आप पर तुरंत आपके सेनापति या आपके जो स्लेव होते थे, स्लेव मतलब गुलाम, जिसको आप पालते पोसते थे ना, वही अटैक करता था। आप देखिएगा मुस्लिम शासन काल में ना अपने ही लोगों ने हमेशा धोखा दिया, और वो धोखा लगातार चलते गया है। इसीलिए कहा जाता है आप जो कार्य करेंगे आपके नीचे वाला पीढ़ी भी है, अगर आप अपने ऊपर को सम्मान देंगे तो नीचे वाला भी सब। अब मुस्लिम पीरियड में ये खास करके देखा गया है कि हर हर ने शासन छीन के किया, इसलिए उसका जो नेक्स्ट होता था वो भी छीन लेता था। तो इसका जो नेक्स्ट था ना, कुतुबुद्दीन का जो ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। ये छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि उसका उत्तराधिकारी कौन था, या सजाने दे देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश में तीनों को सजाइए। तो आराम शाह का नाम बहुत ही कम आता है, क्योंकि थोड़ा देर के लिए हुआ है, वो कोई योग्य शासक नहीं था, इसीलिए इल्तुतमिश तुरंत उसको मार दिया। इल्तुतमिश कौन था, तो ये उसका दास था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ये वही दास था, ये वही दास है जो कि जिसे कहा जाता है दासों का दास। क्यों दासों का दास? क्योंकि ये तो खुद दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद दास था, इसका दास था इल्तुतमिश। तो ये किसका दास था? गौरी का। तो गौरी से आया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन के बाद ऐबक के बाद कौन बना, बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना? इल्तुतमिश। तो इसीलिए सर दासों का दास भी कहा जाता है। तो आइए फिर से एक बार आपको रिवीजन करवा दे। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो किसका गुलाम था? तो गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वो गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ था? लाहौर था। वो दिल्ली नहीं था, लाहौर था। अब ये भी बताएंगे दिल्ली किसने पहला बार एस्टेब्लिश किया राजधानी। दान देने की प्रवृत्ति के कारण उसको क्या कहा जाता था? तो लक्स बख्श कहा जाता था। मिनहाज ने उसे किस नाम से पुकारा है? तो हातिम ताज सेकंड। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसने क्या क्या काम करवाया है? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करना 3 और 2 और रूलर कौन कौन थे? इल्तुतमिश था, फिरोज शाह तुगलक था। और क्या काम करवाया दिल्ली में? तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में बनाया गया उसका निर्माण करवाया। मृत्यु कैसे हो गया? चौगान खेलते हुए। कभी पूछता कि क्या इसके हत्या कर? नहीं, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के हो गया था। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आराम शाह। आराम शाह का हत्या किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? तो उसका स्लेव था, जो कि दामाद भी था। तो देखिए आपका दामाद और पहले के दामाद में क्या अंतर है? अभी हिंदू में देखिएगा दामाद प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहता है, कहता है ना ससुराल का कमाई नहीं खाएंगे। और पहले के जमाना क्या था? हड़प लेता था, और खास करके दामाद ही ज्यादा हड़पता था। और क्योंकि मैक्सिमम दामाद स्लेव ही होता था। पहले का गुलाम अब का गुलाम में अंतर समझिए। मतलब आज के जो दामाद होते हैं गुलामी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खरीदे जाते हैं ना, सबकी रेट लगती है 10 लाख 20 लाख 30 लाख। आप अपना रेट तय कीजिएगा कितने लाख है। रवीश कुमार ने एक बार बोला था, एक लड़के ने इंटरव्यू में पूछा था, सर मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ, बताइए क्या करूँ?
तो बोला आपकी शादी हुई है, तो बोले नहीं। तो बोला आप सबसे अच्छा काम ये कीजिएगा कि आप दहेज नहीं लीजिएगा। अगर आप दहेज नहीं लेते हैं तो दूसरे के लिए करे ना करे, आप अपने के लिए और अपनी पत्नी के लिए, अपने सास ससुर के लिए तो एक अच्छा काम कर ही दिया, वहां से अपना अच्छा काम स्टार्ट कीजिएगा। तो सोचिए कितनी बड़ी सोच थी उनकी। तो उसी तरह से कह सकते हैं ना, यहाँ का जो दास था वो भी दमादी होता था। अब आइए इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा बड़ा पढ़ लें। इल्तुतमिश जो है अच्छा खासा मतलब कि शासन राज के थोड़ा 26 वर्ष तक उसे अच्छा समय मिला, इसलिए उसने बहुत सारा कार्य भी किया। इल्तुतमिश को सुल्तान के भी नाम से जाना जाता है। ये सुल्तान बड़ा फेमस वर्ड है ना, सुल्तान इसलिए कहा जाता है ना, सुल्तान एक तरह से राजा की पदवी थी, और पहली बार सुल्तान का जो पदवी पाने वाला और कोई नहीं बल्कि इल्तुतमिश था। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सुल्तान का पदवी सबसे पहला रूलर किसने पाया था, तो इल्तुतमिश ने। और किससे पाया था, तो ये बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति पाई थी। इसलिए पाई थी कि उसको सोचा था ये कर लेके थे ना कि थोड़ा सा धार्मिक गुरु का ना हम पर प्रभाव वो हो जाए कि हमको सबने एक्सेप्ट किया। नहीं होता कोई कोई दिखावा होता है, क्या ये भी किए वो भी किए, पूजा पाठ होता है तो देखते हैं, या फिर कोई फंक्शन करते हैं तो बड़े बड़े नेता को बुलाते हैं, पुलिस अधिकारी को बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मुझे सबने स्वीकार किया। जब युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया था तो उसने सबको बुलाया था, इसलिए क्योंकि देखो सारे राजा मेरे पास आए थे, सभी ने मेरे प्रभुत्व को स्वीकार किया है। उसी तरह से खलीफा से पदवी ले लेने के बाद एक तरह से होता था कि उसे सारे मतलब जितने कट्टर लोग जो हैं, खासकर कुछ कुछ मौलवी, तो सारे ने उसे स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश जो था दिल्ली को राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया है, दिल्ली को। अब याद कीजिए पिछले बार हमने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था और इसने दिल्ली को बनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, तो दिल्ली को राजधानी बनाने का मतलब कि थोड़ा हिम्मती था, आगे बढ़ के थोड़ा अटैक किया और दिल्ली में आके राज किया, इसीलिए ज्यादा दिन तक राज किया, जबकि 4 वर्ष में ही बेचारे चल पड़े। हालांकि इनकी हत्या नहीं की लेकिन चल दिए, लेकिन ये बहुत लंबा शासन किया। ये बहुत हिम्मती था, दिल्ली में आके भी शासन किया और मानता लेके शासन किया, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, दिल्ली से किया था। अब उसके बाद देखिए उसने एक चालाकी भी दिखाया। पहले के जमाने में चंगेज खान, आप देखते होंगे नाटक उटक होता होगा गांव में, तो चंगेज खान मंगोल रूरल का ना बहुत नाम होता था। हमारे चाचा भी चंगेज खान का रोल किए थे एक बार, ठीक है। तो चंगेज खान जो था ना, चंगेज खान बहुत कभी कभी कहा जाता है क्रूर भी शासक था। तो चंगेज खान जिस पे अटैक किया था ना, तो ये नहीं चाहता था इल्तुतमिश के हम राज कर रहे हैं तो चंगेज खान का कोप झेले। तो नहीं कहता कि आप मित्र का मित्र क्या हो जाता है, दुश्मन का दुश्मन मित्र हो जाता है। उसी तरह से इसका जो दुश्मन था चंगेज खान का दुश्मन, जो भागते भागते आया इसके शासनकाल में, इसके प्रिय मतलब जगह पे इल्तुतमिश के, तो उसने उसको शरण नहीं दिया। क्यों नहीं शरण दिया, इसलिए क्योंकि अगर इसको शरण देंगे तो चंगेज खान से झगड़ा मोल लेगा। वो नहीं चाहता था अभी नया नया चंगेज खान से झगड़ा लेना, वो चाहता था उसको मिला के लाओ। ये हुआ भी, जिसके कारण चंगेज खान उस पर बहुत ही ना के बराबर अटैक किया। ठीक है, सोच रहे हैं, जबकि देखिए पुराने जमाने क्या था, राम क्या बोले थे, राम बोले थे अगर रावण भी आ जाए मेरे पास और मेरे शरण में तो मैं उसे माफ कर दूंगा। जबकि यहाँ तक सिर्फ बचने के लिए दलाई लामा जब भाग के आए इंडिया में आए तो नेहरू जी ने उसे शरण दिया, जबकि चाइना मजबूत था, हमने वार भी झेला लेकिन शरण दिया। तो वही देखिए, लेकिन पहले जमाने में क्या था, सब तेज बनते थे, तो बाद में झेले भी। अच्छा चले, झेलने के बाद बताएंगे, लेकिन उसका कार्य बता दें, क्योंकि हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का काम बताया, तो भाई इल्तुतमिश का भी कुछ कुछ मेन कार्य तो करवाया ही होगा, क्योंकि जब तक नहीं बनवाया तो उसको मन ही नहीं लगेगा। तो पहला क्या बनाया, वो कुतुब मीनार का जो पहला फ्लोर था 2 फ्लोर और ऐड कर दिया। ये इसलिए इल्तुतमिश को इसलिए भी याद किया जाता है कि जब देखिए कुतुब मीनार के पास जाएगा ना, नाम लिखा रहेगा, नेम प्लेट, कब से कब किसने बनाया, कब से कब कर। ठीक है, तो इल्तुतमिश का नाम आपको मिला। दूसरा क्या किया, सिक्के। ये सिक्के बड़ा याद है क्योंकि सिक्का बहुत कंफ्यूज कराएगा, हर आदमी ने कुछ ना कुछ सिक्का करवाया। गजनी क्या करवाया था, वो भी लिखवाया था। फिर गौरी भी करवाया था, लक्ष्मी का चित्र बनवाया था। ठीक है, अब आइए इसने क्या किया था, एकदम प्योर, कहते हैं ना प्योर शुद्ध अरबी का सिक्का जारी किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पहली बार शुद्ध अरबी का सिक्का किसने जारी किया। और दूसरा चांदी और तांबा दोनों का, चांदी को क्या कहते हैं और तांबा को क्या कहते हैं। तो चांदी को क्या कहते हैं, देखिए पढ़े, चांदी को टंका और तांबा को जीतल कहते हैं। पूछ देता है कभी कभी, मिलाने देगा, चांदी को क्या कहते हैं और तांबा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो चांदी का सिक्का जो टंका कहते हैं और तांबा का जीतल कहते हैं। और तीसरा क्या, उसने चालीसा गुलाम सरदारों का एक संगठन है। चालीसा क्या होता है पता है, 40 सरदार का। ठीक है,
40 सरदार का एक संगठन बना दिया। क्यों? क्योंकि एक प्रशासनिक ना काम करने की व्यवस्था थी, उसके तहत वो नीचे वाले को संभालता था। 40 गुलाम को चलीसा, वो इसका क्या कह सकते दायां बायां हाथ था, जिसके थ्रू राज का खबर लेते रहते। जिससे अभी के बारे में होते हैं ना, हर जगह एक को सूबेदार नियुक्त कर देता है। अच्छा, गवर्नर जैसे कैसे कहते हैं, यहाँ का गवर्नर वहाँ का, वहाँ के थ्रू एकदम सेंटर लेते रहता है रिपोर्ट। तो उसी तरह से चलीसा जो गुलामों का सरदार जो बनाया था ना 40, उसके थ्रू रिपोर्ट लेता था। कौन लेता था? तो इल्तुतमिश लेता था। और उसने क्या किया, तो जो दिल्ली में अमीर उमीर थे ना, उसका दमन किया, उससे पैसा उससे अच्छा खासा छीने थे। अब इसका कुछ हम आपका इकोनॉमिक रेवेन्यू भी चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तत्काल आइए फिर से आपको एक बार रिवीजन करा दें, ठीक है। स्थापना कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी कहाँ से किया? लाहौर से। दान प्रवृत्ति के कारण क्या कहा जाता था? लक्ष्य बख्श। मिनहाज हिस्टोरियन उसे क्या कहा? हातिम ताई ने कहा। कार्य क्या 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 कुतुबुद्दीन ऐबक ने? कुतुब मीनार बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, और कुतुबुल इस्लाम बनाया, इस्लाम मस्जिद। उसका मृत्यु कब हुआ था? 1210 में घोड़ा से गिर के हो गया था। उसका उत्तराधिकारी ऐबक का कौन था? तो आराम शाह था। आराम शाह की हत्या किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश किसका दास था? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। चंगेज खान को अटैक से बचने के लिए किसको सर नहीं दिया? तो जलाउद्दीन को दर। उसका कार्य क्या था? तो पहला कुतुब मीनार का कार्य जो था आगे बढ़ाया। दूसरा सुध अरबी सिक्के चलवाया। तीसरा चांदी का टंका और तांबा का जीतल। उसके बाद 40 गुलाम सरदारों का संगठन भी बनाया और अमीरों का दमन भी किया। ये सब उसके कार्य था। अब एक क्वेश्चन का कमेंट कीजिए कि बताइए दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? इसका आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।